ओके बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? अनन्या गुप्ता, ओके बच्चों आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। ओके बच्चों आवाज आ रही है सभी को? पीयूष, अनन्या, गुड इवनिंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक डीपीपी दी थी मैंने पिछले टर्म पर, कंप्लीट कर ली सभी ने? वही मेरे पास है अभी। डीपीपी आप लोगों ने सबने कंप्लीट कर ली क्या? अगर नहीं की हो तो आज हम उनको कंप्लीट करेंगे और आज फिनिश करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? और संडे को मैं इस बार टेस्ट नहीं ले रहा, संडे को क्लास लूंगा एनसीईआरटी की। इस संडे का शेड्यूल सुन लीजिए, आप लोग टाइम सजेस्ट कर देना कौन सा टाइम लिया जाए। संडे एनसीईआरटी, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर लीजिए, यही आपका टेस्ट है संडे का। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कौन सी? करंट प्लस हीटिंग, एक ही चैप्टर में दी हुई है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये आपको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है? और आज हम और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कंप्लीट पोर्शन कर लेते हैं, आज पूरी फिनिश करेंगे क्लास। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आफ्टरनून में ले लूं अनन्या? यस। ऋषिराज, पीयूष, सभी लोग कमेंट्स करो कि संडे की क्लास कब रख लूं एनसीईआरटी की। आपको सॉल्व कर लेना चाहिए पहले, है ना? अदरवाइज मुझे सारे सॉल्व करने पड़ेंगे पहले। आप सारे सॉल्व करके रखना, उनमें जो डाउट्स होंगे वो मैं बताता जाऊंगा, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। कुछ बच्चे 1 बजे बता रहे हैं, और बोलो। 1 बजे भी ले सकते हैं, आफ्टरनून ठीक है ऋषिराज। और कोई टाइम? 1 बजे ठीक है फाइनल? आठ से 12 टेस्ट है, हाँ तो 1 बजे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 बजे क्लास रख देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और तब तक सोच लीजिएगा, लास्ट में अभी 7 बजे के बाद हम डिस्कस करेंगे, तब तक और सोच लीजिएगा टाइम। देखिए बच्चों, पिछले टर्म पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक रिकॉर्डेड क्लास मैंने प्ले की थी, वो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज कुछ पॉइंट्स मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। और फिर आज जो डीपीपी दी थी हमने सॉल्व करने के लिए, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पास मान लीजिए 2 बल्ब हैं, ठीक है? इफ 2 बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस या ऑफ पावर P1 एंड P2, ध्यान से सुनना, ये भी डीपीपी में दिए इस तरह के क्वेश्चन। मेरे पास 2 बल्ब हैं, दो अप्लायंसेस हैं। बल्ब में जहां कह रहा हूं वहां सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात कर रहा हूं बच्चों में। P1 और P2 जिनकी पावर है, और इनके रेटेड वोल्टेज V1 एंड V2 है। रेटेड वोल्टेज, अगर कुछ कहा नहीं जा रहा ना तो ये सब रेटेड वैल्यूज होती हैं। जैसे P1 P2 पावर बोल रहा हूं तो ये रेटेड पावर है। रेटेड वोल्टेज, अगर मैं केवल वोल्टेज लिखूंगा तब भी वो रेटेड ही होते हैं। कितने हैं? V1 एंड सपोज V2 है। अब सुनो, अब
इन दोनों बल्ब को हम कनेक्ट कर रहे हैं पहले पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी नेट पावर कितनी होगी, ये निकालना है। तो हमें मालूम है पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं बच्चों दो बल्ब को जिनके पावर P1 P2 हैं, तो उनके जो रेजिस्टेंस हैं वो ऐसे हम लेते हैं R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल अनन्या, P1 P2 ही आएगा, P1 प्लस P2 ही आएगा। और ये लेकिन तब आता है जब ये जो रेटेड पावर है ना, ध्यान देना, रेटेड पावर जो दी हुई है उनके साथ रेटेड वोल्टेज दिए हुए हैं, ये रेटेड वोल्टेज बराबर हो। यहां तो रेटेड वोल्टेज बराबर नहीं है, तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और वो कैसे? R इक्वल टू, ये नेट वोल्ट है, देखो ऐसे कि यहां पर मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब हो गया, एक और बल्ब है, पैरेलल में हमने इसको V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ये P1 था, ठीक है, ये V1, ये हो गया P2 और ये V2। आप कहोगे पैरेलल में तो सब सेम होता है, लेकिन ये रेटेड है। ये मान लो 220 वोल्ट इस बल्ब पर लिखा है, इस पर 180 लिखा हुआ है, और हम अप्लाई कर रहे हैं मान लो कि 110 वोल्ट पर, तो ये तीनों वोल्ट ही अलग अलग हो गए, ठीक है। हालांकि जो अप्लाई करेंगे वही इनको मिलेंगे, बराबर ही मिलेंगे। जो अप्लाई करेंगे पैरेलल में वो तो बराबर ही मिलेंगे, लेकिन ये रेटेड वोल्टेज है, राइट बच्चों। खैर, तो हम यहां पर अगर देखें, इसको सिंपली अगर करते तो R, ये P इक्वल टू हम लिख सकते थे V² बाई R। तो यहां से अगर मैं R को लिखूं तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। ये यहां R की वैल्यू या 1/R की वैल्यू मैं P बाय V² लिख सकता हूं, तो इसको लिख दिया मैंने P बाय V²। ऐसे ही इसको लिख सकता हूं P1 बाय V1²। ऐसे ही इसको लिख सकता हूं P2 बाय V2 का स्क्वायर। ये क्यों गड़बड़ करने लगा? यस, ठीक है बच्चों, ये लिख सकता हूं मैं। अब अगर पैरेलल में हम ये जानते हैं, ये जो अप्लाइड वोल्टेज होता है V, वो V1 और V2 के बराबर हो, ठीक है। जो अप्लाइड वोल्टेज है वही रेटेड वोल्टेज हो, ये तीनों बराबर हो। तीनों बराबर हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे अगर बराबर हो गए। तो सिंपल P इक्वल टू क्या आया? P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। PP इक्वल टू, PP मतलब पैरेलल में कंबाइंड पावर, पैरेलल में कंबाइंड पावर। ये बात समझ में आ गई सबको बच्चों? जल्दी से बोलो, पैरेलल में कंबाइंड पावर कितनी होती है? PP इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। और भी बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ऐड करते जाओ, PP इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, आगे बढ़े, ये लिख लिया हो तो आपने सभी ने? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इन्हीं बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करें, इन सीरीज। अच्छा, एक बात और सुन लो, पैरेलल में ही, पैरेलल में अगर मेरे पास n आइडेंटिकल बल्ब होते, इफ n आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट पावर कितनी होगी बच्चों? सिंपल बात है, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? NP। PP इक्वल टू NP, ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में बल्ब कनेक्टेड है, दो बल्ब की बात कर लो पहले। तो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू R1 प्लस R। तो इस R को क्या लिख सकते हैं? वही P इक्वल टू क्या है? V² बाई R, यही है ना। रख दें इसमें। R की वैल्यू क्या लिख सकते हो? जल्दी से बोलो। R की वैल्यू अब लिखेंगे V² अपॉन P, तो ये हो जाएगा V² बाई P बराबर V1² बाय P1 प्लस V2² बाय P2। अब इसमें भी वही कंडीशन
कि भले ही सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे दो बल्ब ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां बना देता हूं, यहां दिख नहीं रहा होगा, ये दो बल्ब मान लो ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है और हमने इस V वोल्ट से उनको जोड़ा है, मतलब V अप्लाइड वोल्टेज है, लेकिन इसकी पावर V1 थी, वोल्टेज V1 था, P2 V2, मतलब V1 V2 क्या है, ये उनके रेटेड वोल्टेज हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज अलग अलग दिए हैं, ध्यान देना, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। और अगर अप्लाइड वोल्टेज उसी पैरेलल जैसा, इफ अप्लाइड वोल्टेज V और जो रेटेड वोल्टेज हैं वो सेम दिए हुए हैं, जैसे एक बल्ब पर लिखा है 220 वोल्ट, दूसरे पर भी 220 वोल्ट और जोड़ा भी 220 पर ही है, तो अगर दोनों को जोड़ा भी 220 पर है और लिखा भी 220 है, तो उस केस में ये सब हट जाएंगे, एक कट जाएंगे भी, तो हमारे पास 1/P इक्वल टू आएगा 1/P1 प्लस 1/P2 और ये PS मतलब ये सीरीज में, तो सीरीज में 1/PS इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अब आप देख पा रहे हैं, आपको याद आ रहा होगा कि ये कैपेसिटेंस की तरह कुछ हो रहा है, सीरीज में कैपेसिटेंस में भी हम यही करते थे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, पैरेलल में C1 प्लस C2 करते थे, ठीक है। अच्छा, और अगर PS निकालें, दो ही हैं तो सिंपल P1 P2 अपॉन क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2, जैसे हम कैपेसिटर में करते थे ना, CS सीरीज में नेट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्रोडक्ट अपॉन सम। अब सीरीज में n कैपेसिटर, सीरीज में n आइडेंटिकल बल्ब हो तो फिर क्या होगा, तो ये जो NP था उसकी जगह क्या आ जाएगा, जैसे देखते हैं अगला, ये लिख लिया, यहां जल्दी से बोलो, लिख लिया हो तो P/N आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये लिख लिया होगा सभी ने, लिखते चलना। अब आइडेंटिकल बल्ब N आइडेंटिकल बल्ब आर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर PS इक्वल टू क्या हो गया, P/N हो जाएगा, सीरीज में P/N। तो अगर कोई पूछे PP अपॉन PS कितना हुआ, तो PP हुआ NP, PS हुआ P/N, P से P उड़ाए, N गए ऊपर, तो कितना आ गया, N स्क्वायर, तो PP अपॉन PS इक्वल टू आया, PP अपॉन PS इक्वल टू आया N स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये शॉर्टकट तरीका है। वो बोलेगा कि कई बार ये पूछा भी गया है, क्वेश्चन है कि 3 बल्ब है हमारे पास, उनको पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, तो बताइए पैरेलल में जो पावर है वो सीरीज की कितने टाइम्स होगी, तो सिंपल बात है, PP अपॉन PS इक्वल टू N स्क्वायर आ रहा है, मतलब PP जो है वो N स्क्वायर टाइम्स है PS का, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई, गुड, वेरी गुड। अब आप अगर थोड़ा सा आधा मिनट रुके तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, क्योंकि ये आपके कमेंट्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, एक थोड़ा सा एक आधा मिनट रुक जाइए। ओके,
चलिए रिफ्रेश हो गया है। अब बच्चों बात करेंगे हम फ्यूज वायर। एक और टॉपिक आता है 12th के लिए, खासतौर से है ये फ्यूज वायर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। फ्यूज वायर होता क्या है, सभी जानते हैं कि घरों में जो भी हमारे पास होम अप्लायंस रहते हैं, उस वायरिंग में सीरीज में हम एक फ्यूज वायर यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। फिर से लैग कर रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा। ओके, चलो बच्चों फिर से आ जाओ। हम चल रहे थे फ्यूज वायर पर। फ्यूज वायर, ठीक है। और फ्यूज वायर में होता क्या है जल्दी से एक बार हम समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, फ्यूज वायर जैसे मैंने अभी बता रहा था कि हमारे घरों में सीरीज में एक यहां पर एक फ्यूज लगा होता है। और फ्यूज क्या करता है, इसके क्या काम है वो देखो। पहली बात तो ये सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। क्या सेफ करता है, ये हमारे घरों में जो जब कभी भी ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं या ज्यादा करंट फ्लो होती है, तो जो और अप्लायंसेस होते हैं उनको खराब होने से बचाता है, उनको फ्यूज होने से बचाता है। ये खुद फ्यूज हो जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। ये फ्यूज वायर खुद मेल्ट हो जाता है और बाकी के अप्लायंस को बचाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो पहली चीज है सेफ्टी डिवाइस है ये। कनेक्ट कैसे करते हैं, इट इज, जो कीवर्ड बता रहा हूं फिर मैं पूरा लिखवाता हूं, कनेक्टेड इन सीरीज। ये घरों में सीरीज में यूज करते हैं इसको, सीरीज में इसको लगाया जाता है। वैसे तो जितने भी होम अप्लायंस होते हैं ना, सबके अंदर जो महंगे होते हैं, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है और जो एसी है, इनके अंदर एक इनबिल्ट फ्यूज होता है और एक फ्यूज होता है मेन सप्लाई पर, मतलब बिल्कुल घर के बाहर जो मीटर लगा रहता है वहां पर एक फ्यूज होता है। और बाकी के छोटे छोटे फ्यूज, अलग अलग एम्पियर के फ्यूज हर अप्लायंस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा करंट फ्लो होती है हमारे घर में किसी कारण से, तो वहां पर या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे मेन स्विच जो होता है ना, वो सबसे पहले फ्यूज हो जाता है। मान लो किसी कारणवश मेन स्विच अगर फ्यूज नहीं हो रहा, मेन स्विच पे जो वहां पर मेन फ्यूज है वो अगर फ्यूज नहीं हो रहा, तो जिस अप्लायंस के अंदर करंट जा रही है उसमें भी एक इनबिल्ट फ्यूज वायर होता है, वो भी फ्यूज हो जाता है या मेल्ट हो जाता है, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट हमको बच्चों समझने हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको लिखवा देता हूं आपको, और क्योंकि ये 12th में फ्यूज वायर पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखने की लिखो, जल्दी लिखो। फ्यूज वायर इज यूज्ड,
fuse wire is used to protect the electrical appliances ठीक है, फ्रॉम एक्सेसिव करंट, एक्सेसिव करंट और एक्सेसिव हीटिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सिंपल बात है, आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। ऐसा नहीं होगा कंटिन्यूस करंट, हैवी करंट भी फ्लो हो रही है और ये मेल्ट नहीं हो रहा, तो सर्किट में करंट कंटिन्यूस फ्लो होते रहेगी और वो बेकार हो जाएगा अप्लायंस। तो इसका मतलब इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो कह सकते हैं, इसको लिख लो लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लो है, और क्या होना चाहिए? वायर को ऐसे मटेरियल से बनाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से हीट अप भी हो, तभी तो मेल्ट होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वायर, फ्यूज वायर, यस, क्या लिख रहे हैं कमेंट्स में? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। सही है, हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। फ्यूज वायर मेड ऑफ लेड। अब जो लेड होता है ना, लेड और टिन का अलॉय होता है, मेड ऑफ लेड एंड टिन अलॉय। कितने परसेंट टिन होती है? ये पिछले टर्न पर बताया था रिकॉर्डेड क्लास में। लेड होता है 30%, ठीक है, और टिन होता है 63%। इसको याद रख लेना, याद करने वाली बात है। तो व्हेन करंट is more than, लिख लीजिए, करंट इज मोर देन सर्टेन लिमिट। लैग कर रहा है क्या ये? मोर देन सर्टेन लिमिट, ये ऐसा लिख दो, करंट मोर देन सर्टेन लिमिट passes through the wire, लिखते चलना, passes through the wire, then fuse wire क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। फ्यूज वायर melts out and appliances connected in the circuit remain safe, ठीक है। और ये लिख दीजिए, फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट,
ठीक है। अब जैसे कोई वायर मान लो फ्यूज वायर 10 एम्पियर का फ्यूज वायर है, तो 10 एम्पियर का फ्यूज वायर का मतलब क्या हुआ कि अपने अंदर से 10 एम्पियर तक की करंट तो जाने देगा, 10 एम्पियर से ज्यादा की नहीं जाने देगा। 10 एम्पियर से ज्यादा जैसे ही फ्यूज हुई तो वो खुद मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ फ्यूज इज ऑफ 10 एम्पियर इट मीन्स it will not allow more than 10 ampere, more than 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर से ज्यादा ये फिर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और बच्चों छोटी मोटी बातें फ्यूज वायर में अगर समझें तो ये कह सकते हैं कि फ्यूज वायर जो है इसमें लेंथ की इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है। लेंथ की इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लिख लिया हो तो आगे हम चलें। बोलो, लिख लिया? लिख लिया तो यस लिखो। ओके, डन। सभी ने लिख लिया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा डेरिवेशन है, 12th के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम कह सकते हैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ड्राइव करा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो जरा, मैं यहां पर करंट और जो वायर होगा फ्यूज वायर, उसमें उसकी रेडियस में रिलेशन निकालना चाहता हूं। तो रिलेशन बिटवीन सेफ करंट, सेफ करंट मतलब जो फ्यूज वायर में फ्लो होगी, सेफ करंट एंड रेडियस ऑफ वायर, फ्यूज वायर। ध्यान से सुनना, ये मैंने बनाया फ्यूज वायर, बड़ा करके बना दिया है। छोटा सा तार होता है बिल्कुल पतला सा, ठीक है, और इस पतले से तार की रेडियस है r, इसकी लेंथ हो गई l, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। करंट का इस रेडियस के साथ क्या रिलेशन है ये बताना है, और वो भी सेफ करंट, मतलब अगर कितनी इसमें इस वायर में सेफ करंट फ्लो होगी ये बताना है, ठीक है। सुनो, अब सेफ करंट का मतलब है कि इस आई से थोड़ी सी भी ज्यादा करंट फ्लो हो गई तो ये पूरा वायर मेल्ट होना शुरू कर देगा, मेल्ट हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये मेल्ट ना हो, वो है सेफ करंट, इससे ज्यादा पर मेल्ट हो जाएगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पर इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं, तो सोचूंगा कि क्यों ये मेल्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मेल्ट होगा क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लगेगा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ये मेल्ट होगा। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो होगी I² RT, यही होती है हीट प्रोड्यूस। अगर इसमें I करंट फ्लो करा रहा हूं तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई, I² RT, ठीक है बच्चों। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, सुनो, अगर हीट लॉस्ट, अब जो हीट इसमें बन रही है वो वायर, जैसे ये पेन है, ध्यान दो, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये फ्यूज वायर मान लो, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होगी तो ये वायर गर्म होगा, वायर गर्म होगा तो ये सरफेस से हीट निकलना शुरू कर देगी, और वो सरफेस एरिया मान लेते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ए हो गया, और टी टाइम में हीट निकल रही है। तो जो हीट इसके अंदर है, ये I² RT, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इस सरफेस से बाहर निकल रही होगी, ठीक है।
रिलीज हो रही होगी। तो जब तक ये इक्विलिब्रियम रहेगी कि जितनी हीट बन रही है वो सरफेस से बाहर निकल रही है, रिलीज भी हो रही है, तो ये मेल्ट नहीं होने वाला। लेकिन हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो और निकले कम, तो फिर क्या होगा, फिर ये खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हीट खर्च कहाँ होगी, इसको मेल्ट कराने में यूज होगी। तो I²RT की बच्चों मैं यहां बात कर रहा हूं कि ये हीट कैसे यूज हो रही है। तो अगर इस सरफेस से, इस वायर के सरफेस से निकलने वाली जो हीट है उसको अगर मैं H मान लूं, H क्या मान लूं, यहां लिख लेता हूं, इफ H इक्वल टू, ये हीट लॉस है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। If H is heat loss per unit area per unit area per unit टाइम, तो इसको H को क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस, हीट लॉस पर यूनिट एरिया मतलब A और पर यूनिट टाइम मतलब T, और हीट लॉस वही है जो हीट यहां I²RT मिलेगी। तो ये जो I²RT है उसकी जगह पर क्या लिख दूं, ये लिख सकता हूं HA इंटू T। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, हीट लॉस यही है I²RT। अब ध्यान से सुनना, I², अगर ये चीज समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट रिजल्ट याद कर लेना। I², R को लिख सकते हैं ρL/A, और A कौन सा एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी उसको लिख सकते हैं πr², क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इंटू T, ρL/A में। H बना रहने दो बच्चों। अब इसमें एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है, इसमें ये वाला एरिया होगा कौन सा, ये वाला जो पूरा का पूरा जो सरफेस है, इस सरफेस से बाहर निकलेगी। ये जो सर्कुलर सरफेस है उनको हम इग्नोर कर देते हैं अभी, ठीक है। ये बड़ा सा तार है, तो इस सरफेस से, सिलेंड्रिकल सरफेस से कितनी हीट निकलेगी वो ये एरिया ले लेते हैं। तो वो क्या होगा, सिलेंडर का ये कर्व सरफेस वो हो जाएगा 2πr इंटू लेंथ कितनी L, ठीक है, 2πrl, ये हो गया A, इंटू में क्या चल रहा था बच्चों, T। तो आप देखोगे अब कितना आसान हो गया है ये डेरिवेशन भी, T से T काट दो, ठीक है। अब मुझे तो I और अच्छा लेंथ भी कैंसिल हो रहा है, देखो L से L कट रहा है, और ये रेट ऑफ हीट लॉस ये कांस्टेंट है। तो अब मुझे I और R देखने हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। तो I यहां अगर रेड कलर से ना दिख रहा हो तो येलो ले लूं, येलो थोड़ा सा विजिबल होता है। I, ठीक है, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर R है, इधर R² है, तो क्या हो गया, R की पावर 3 हो गया, बाकी सब कांस्टेंट। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R टू दी पावर कितना आ गया, 3/2। तो करंट जो सेफ करंट है वो रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी पावर में कौन सी, 3/2, ठीक है। तो सेफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R टू दी पावर 3/2, इसको याद रखा जा सकता है बच्चों, कर लोगे ना याद। और ये डेरिवेशन समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ। अगर आ जाए 12th में तो कर दोगे, ठीक है, आ जाए अगर मान लीजिए 12th में तो कर दोगे, CBSE में तो आ सकता है। तो इसमें कहीं लेंथ आ रही है क्या, करंट, सेफ करंट लेंथ पर डिपेंड करती है क्या, नहीं। तो लिख देंगे दैट इज, यहां समझ रहे हैं हम, सेफ करंट not depend on length of fuse wire। सेफ करंट कभी भी लेंथ ऑफ फ्यूज वायर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 1 मीटर का फ्यूज वायर है या 1 सेंटीमीटर का है या 1 मिलीमीटर का है, तब भी सारे के सारे वायर सेम वर्क करेंगे।
तो लेंथ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप देखते हैं जो फ्यूज वायर होता है उसकी लेंथ कम से कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उसका काम वही रहेगा। रेडियस पर डिपेंड करती है सेफ करंट। अगर आपको ज़्यादा एम्पियर का बनाना है ना फ्यूज वायर, तो रेडियस ज़्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब करंट आपको ज़्यादा फ्लो करानी है उसके अंदर, तो रेडियस ज़्यादा लेनी पड़ेगी, थिक वायर लेना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, हैवी करंट जहाँ पर लगती है, वहाँ पर अगर अपन ने छोटा सा बहुत पतला फ्यूज वायर लगा दिया तो वो तुरंत ही उड़ जाएगा। तो वहाँ मान लीजिए 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इतने एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है, तो उसके लिए फ्यूज वायर भी तगड़ा वाला चाहिए, जिससे कि ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो हो जाए, तब भी वो फ्यूज ना हो, लेकिन उसके बाद फ्यूज हो जाए। अब जैसे मान लीजिए घरों में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, सब मिलाकर के मान लो 18 एम्पियर करंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने अगर 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो अगर हम सारे के सारे इकट्ठे ऑन कर देंगे अप्लायंसेस, तो फ्यूज वायर वो उड़ जाएगा, लाइट चली जाएगी। तो अगर इसलिए काउंटिंग करनी पड़ती है कि पूरे घर में टोटल हमारे पास बल्ब कितने हैं, टोटल हमारे पास अप्लायंसेस कितने कितने हैं, और कौन अप्लायंसेस कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, उन सभी का टोटल कितना आ रहा है। मान लो टोटल आया 18 एम्पियर, तो हम लगभग 20 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, ठीक है ना, जिससे कि 18 से ज़्यादा थोड़ी बहुत एक आध एम्पियर तो झेल जाएंगे सभी। लेकिन अचानक अगर 20 से ज़्यादा 25 एम्पियर आ गई, तो फिर वो बल्ब फ्यूज होना या अप्लायंस खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सेफ करंट का मतलब है घर में जितने अप्लायंसेज हैं सबकी अलग अलग करंट निकाल के सबको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो नेट करंट आती है, उससे एक आध एम्पियर का ज़्यादा का फ्यूज हमारा चल जाएगा। लेकिन आम घर में तो क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन करता नहीं है, ऐसी सिंपल सा कॉपर वायर लगा देते हैं बस भगवान भरोसे, और लाइट चली जाए, उड़ जाए, नहीं उड़े तो नहीं उड़े। लेकिन जो अच्छी वायरिंग होती हैं, मल्टी में जो वायरिंग होती हैं, है ना, वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही अलग होता है, तो वो इलेक्ट्रिशियन फिर प्रॉपर एम्पियर का फ्यूज़ कनेक्ट करता है, राइट। चलिए, तो यहाँ फ्यूज़ की कहानी हो गई। एक छोटी सी कहानी और बची है कि अगर मान लो ये हीट लॉस, ये जो हीट है ये हम एटमॉस्फेयर में इसको दे रहे हैं, इसलिए रिलीज हो रही है हीट, इसलिए ये मेल्ट नहीं हो रहा। मान लो पूरी की पूरी जो हीट है एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो और इस वायर को ही मिले, तो वायर धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो कितनी देर में ये मेल्ट हो जाएगा, वो टाइम कितना होगा, तो लिख लो। वो टाइम रेडियस के साथ क्या रिलेट करेगा, तो लिखो इफ नो हीट रेडिएशन लॉस, इफ, नोट लिख लेना, इफ देयर इज नो लॉस इन हीट रेडिएशन, रेडिएशन में कोई लॉस नहीं हो रहे, मतलब एटमॉस्फेयर को हीट रिलीज नहीं हो रही, तो उस केस में जो हीट है वो पूरे वायर को मिलेगी और वायर को मेल्ट करा देगी। तो कितने टाइम में वो मेल्ट हो जाएगा, तो R⁴ इसमें फॉर्मूला लगता है, इसको सीधे याद कर लो, ठीक है। तो ये कितने टाइम में मेल्ट हो जाएगा, उसके लिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R⁴ होता है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई सभी को। जल्दी से बोलो यस और नो, यस और नो, यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, लिख लें हेडिंग, लिख लिया सभी ने, लिखो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन।
लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, ये क्या होता है? सुनिए, ये हमारे पास एक ऐसा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पावर स्टेशन, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन या कोई भी पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन है। स्टेशन मतलब जहां पर बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है। शहर में नहीं कि कहीं पर अपन वो बिजली घर होता है वहां पर पावर बन रही है, वहां नहीं बन रही पावर। शहर से दूर कहीं थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, डैम होते हैं, पानी गिराते हैं, टरबाइन्स होते हैं, वहां पर पावर बन रही होती है, तो वो पावर स्टेशन हो गया। जो पावर बन रही है वो पावर है पी पावर बन रही है, ठीक है। क्या हो रही है? पी पावर यहां पर बन रही है। तो इसको हमें ट्रांसमिट करना है किसी शहर तक। तो जितने वोल्टेज की पावर ये बन रही है, मान लो ये पी पावर किसी भी वोल्ट की बन रही है, मान लो 220 वोल्ट की बन रही है, और इसे अगर हम ट्रांसमिट करा दें, कहाँ ट्रांसमिट करा दें? किसी वायर के थ्रू। यहाँ से हम एक बिल्कुल लेते हैं प्रैक्टिकली, ये हाई टेंशन लाइन आई, बड़े बड़े 2 तार आए, हाई टेंशन लाइन है, सीधे कर दूं ये टेढ़े हो गए, ये हाई टेंशन लाइन आ रही है, ये HT लाइन है, हाई टेंशन लाइन। देखते हैं ना आप, अगर शहर से कहीं दूर निकलो तो ये ऐसे बड़े बड़े खंबे लगे रहते हैं, ठीक है ना, उन पर ये जो है पावर लाइन आती है। और ये पावर लाइन जब आ रही है तो ये पावर लाइन आ रही है किसी शहर तक, ठीक है, और किसी शहर में हमें चाहिए 220 वोल्ट, 220 वोल्ट चाहिए हमें, और 220 वोल्ट ही प्रोड्यूस हुए यहां पर, लेकिन पावर P प्रोड्यूस हुई। अब P पावर को मुझे यहां चाहिए, तो P में तो चेंज नहीं करना, लेकिन अगर मैं 220 वोल्ट पर ही इस P पावर को ट्रांसमिट करूंगा इन वायर के थ्रू, तो रास्ते में क्या होता है कि पावर लॉस हो जाते हैं। पावर लॉस का मतलब यहां से जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उनमें पावर लॉस होना शुरू हो जाता है, पावर खत्म होना शुरू हो जाती है, और यहां पहुंचते पहुंचते ये जो P पावर है वो डिक्रीज होके हो सकता है कि अप्रॉक्स 0 ही हो जाए। तो बनाई यहां पर हमने P 220 पे वोल्ट पे भेजी, और यहां आकर के वो पावर खत्म हो गई। मतलब उसी तरीके से ये जो भी वोल्टेज है ना, ये किसका काम करता है? प्रेशर का। ऐसे सोचो, प्रेशर, और पानी की सप्लाई कर रहे हैं किसी टैंक से, तो अगर हम लो प्रेशर पर पानी की सप्लाई करेंगे और ये नलियां, ये जो है ये ऐसे ट्यूब हैं और यहाँ बहुत दूर तक जा रहे हैं वो ट्यूब, वो पाइपलाइन बहुत दूर तक जा रही है, तो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, और बहुत दूर पर कहीं पर कोई टेप लगा हुआ है तो उसमें से पानी आएगा ही नहीं क्योंकि प्रेशर कम है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, हाई प्रेशर पर उतने वाटर को भेजना पड़ेगा जो हम भेजना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ कहीं दूसरे जगह पर बहुत दूर कहीं टैप है तो उसमें भी प्रेशर अच्छा खासा है वाटर का। ठीक ऐसे ही यहाँ करते हैं बच्चों। अब सुनो क्या करते हैं कि 220 तो चाहिए थे यहाँ, लेकिन 220 पर नहीं भेजते हम, ये इस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, बहुत हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। 220 की जगह हमने 1100 वोल्ट की भेजी, 11,000 वोल्ट की भेजी, 22,000 वोल्ट कर दिए, 44,000 वोल्ट कर दीजिए, है ना, और बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा वोल्ट बढ़ा करके फिर हम यहाँ पर भेजते हैं करंट को या इस पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो फिर हमें तो 220 चाहिए होते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं? इसको घटाने बढ़ाने के लिए हमारे पास बच्चों 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करता है। तो जब हमें बढ़ाना होता है तो पावर स्टेशन पर एक बड़ा सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। और जब हमें किसी शहर में जो बिजली घर बने हुए हैं वहाँ पर हम 220 वोल्ट चाहते हैं, तो वो हाई टेंशन से बड़े हुए वोल्टेज आते हैं, उनको फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम कर लेते हैं, तो 220 वोल्ट पर पहुंचा देते हैं। ये इसकी कहानी होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों है?
वोल्टेज को बढ़ाते क्यों हैं? तो अब जरा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन सुनो। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये है बच्चों कि मुझे लिख लेता हूं मैं यहां पर इफ, और आप लोग भी चाहो तो लिख लें फटाफट, मैं आपको लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, थोड़ी सी वर्ड्स यहां पर लिख देता हूं, आप भी लिख लें। इसको अब मैं मिटा देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाया उसके लिए था कि कैसे हम क्या करते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लिखने के लिए आता है तो ये कुछ शब्द हैं जो आप लिखेंगे वहां पर। चलिए लिखना स्टार्ट कर दें। लिखो, व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ पावर लाइन, व्हेन पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल power is transmitted through a power line, ठीक है, पावर लाइन जिसको हाई टेंशन लाइन कहते हैं, उसका रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, पावर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। देन पावर लॉस होती है बच्चों, इसको PL से डिनोट कर सकते हैं, ये पावर लॉस है, ये होती है I² R। क्या होती है? P = I² R। अब I क्या है बच्चों? अब I है, आप देखेंगे करंट जो फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो हो रही है उसमें कितनी पावर थी? P बराबर हमें मालूम है, बट वी नो दैट, या लिख लेते हैं चलो यहां पर, बट इफ द पावर P इज ट्रांसमिटेड, बट इफ द पावर P इज transmitted at voltage V वोल्ट पर हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। देन P = क्या होगा? VI, ठीक है। I की वैल्यू यहां डाल दो इस फर्स्ट इक्वेशन में, देयरफॉर PL पावर लॉस इक्वल टू I की वैल्यू क्या हो जाएगी? P/V का होल स्क्वायर इंटू R। अब जरा सोचो, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या बना? P/V का होल स्क्वायर इंटू R। इसमें P क्या है? P वो पावर है जिसको भेजना है, P इज ट्रांसमिटेड पावर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? जो पावर हमें भेजनी है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो ये वाली ये कांस्टेंट है, यही भेजनी है हमें, हमने जो बनाई है उसी को तो भेजना है, उसको चेंज कर दिया, उसको थोड़ी ना कम कर सकते हैं, फिर क्या मतलब रहा? तो P तो कांस्टेंट है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को भी, ये रेजिस्टेंस किसके थे? वायर के थे, तो वायर्स के रेजिस्टेंस पर भी हमारा ज्यादा बस नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि पावर लॉस, ये पावर लॉस कम कब होगा? जब ये R की वैल्यू कम होगी, ठीक है। P तो कांस्टेंट है, ये P तो कांस्टेंट है, R को कम करोगे तो पावर लॉस कम होगा, पावर लॉस कम करने के लिए R कम करना पड़ेगा। तो क्या तरीके हैं? ये जो यहां ट्रांसमिशन के लिए हम, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं? एल्यूमिनियम के। तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एल्यूमिनियम की जगह अगर हम कॉपर वायर यूज करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पावर लॉस कम होगा, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि एल्यूमिनियम से कॉपर बहुत कॉस्टली है। तो सोचो इतने लंबे लंबे तार, इतने मोटे मोटे तार आपको लगाने पड़ेंगे, कई हजार किलोमीटर तक अपन वो तार लगाते हैं, तो इतना एल्यूमिनियम तो ठीक है सस्ता है, लेकिन कॉपर के वायर तो महंगे पड़ेंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। फिर कॉपर से भी अगर और अच्छा चाहिए तो रेजिस्टेंस होता है सबसे कम किसका? कंडक्टर में, सिल्वर का। तो आप ये जो तार हैं पावर लॉस को कम करने के लिए किसके बना दो? सिल्वर के लगा दो। तो अब आप सोच सकते हैं कि सिल्वर के क्यों नहीं लगाते, क्योंकि करंट तो बाद में आएगी, पहले ही वो कोई तार काट ले जाएगा, नहीं? तो सिल्वर के और कॉस्टली पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, इसलिए हम
सिल्वर का यूज़ नहीं करते, यूज़ कॉपर का भी नहीं करते, हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का ही यूज़ करते हैं। यानी रेजिस्टेंस को हम चलो ठीक है थोड़ा बहुत बना रहने देते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो एक सस्ता काम है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं रेजिस्टेंस को भी कम किए बगैर, वो है V। ये V जिस वोल्ट पर हम भेज रहे हैं, ये V वो वोल्टेज है जिस पर हमें पावर को भेजना है। इस V को कम ज़्यादा किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। आप जहां पावर बन रही है वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा दो और वो सस्ता होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, वो EMI पर बेस्ड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पर आगे के चैप्टर्स में। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, अभी इतना ही याद रखो कि वो या तो वोल्टेज को बढ़ा देता है या वोल्टेज को कम कर देता है, और बड़ी आसानी से कर देता है, बहुत बड़ा कोई महंगा सेटअप नहीं होता ये। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये जो जिस वोल्ट पर हमें भेजना है इस भी वोल्ट को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो, क्योंकि ये P और R कांस्टेंट हो गए, R हम चेंज कर नहीं पा रहे क्योंकि जो एल्यूमिनियम वायर है उसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर नहीं पा रहे, P को चेंज करना नहीं, तो PL जो पावर लॉस है वो क्या हुई, पावर लॉस सीधे सीधे जिस वोल्टेज पर हमें भेजना है उस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई स्क्वायर के। इसका मतलब अगर मैं ये जो वोल्टेज है ये बढ़ा दूं तो पावर लॉस कम हो जाएगी, और यही करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़ी हाई टेंशन लाइन जो होती हैं वो ज्यादा वोल्ट की होती हैं, 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 4400 वोल्ट, 44,000 वोल्ट लिखा रहता है ना, KV, 11 KV, 44 KV की लाइन है, तो इतने हजार वोल्ट उसमें प्रेशर होता है या इतने हजार वोल्टेज का वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि पावर लॉस कम हो। यानी वही तरीका है कि एक लंबी सी पाइपलाइन है, हम पानी भेजना चाहते हैं उसमें बहुत दूर तक, तो हाई प्रेशर पर भेजेंगे ना, और हाई प्रेशर पर मतलब हमें प्रेशर बढ़ाने के लिए एक मोटर लगानी पड़ेगी वहां पर, और इसमें मोटर की जगह ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर वाटर भेजेंगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ऐसे ही हाई वोल्टेज पर अगर पावर को भेजेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को, तो वह दूर तक ट्रांसमिट हो सकती है। फिर उस वोल्टेज को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कम कर लेते हैं। तो सिंपल ये है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी का एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, या आपने लिख लिया होगा। सो लिखो इसी के आगे, सो if power is transmitted at high voltage power loss will be small or less, power loss will be low लिख दो, चलो ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी होता है। दैट इज, एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल पावर, आप लोग आंसर देना, पावर लॉस एट 22 किलो वोल्ट इज डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। हाउ मेनी टाइम्स एट 20 वोल्ट, बोलो। पावर लॉस एट 22 किलो वोल्ट इज एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की तुलना में 22 किलो वोल्ट पर अगर भेजेंगे, 22,000 वोल्ट पर भेजेंगे, तो पावर लॉस कितनी होगी? जल्दी से बताओ, लिखिए आंसर। ये तो बहुत लेट हो रहा है, क्या समस्या आ गई इसमें?
क्या बता रहे हो, जल्दी से बोलो। आज कमेंट्स बहुत लेट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, इसमें टेक्निकल एरर आ रही है, इसलिए मैं आपके कमेंट्स बोलो, लिखा किसी ने कितना? क्या हो गया इसको? नहीं लिखा किसी ने? अरे ये आएगा, देखो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V स्क्वायर था ना पावर लॉस, तो ऐसा कर लो ना, PL2 बाई PL1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर। अपने को PL2 निकालना है तो PL1 बना रहने दो। V1 कितना? V1 कितना? 220 वोल्ट डिवाइड बाय V2 कितना? 20 किलो यानी 1000 वोल्ट। इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो तो उड़ ही गया। PL2 बराबर PL1 कितने टाइम्स हो गया? 22 से काट दो, ये 100 हो गया। 100 की पावर 2 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर -4। तो आंसर हुआ कितने टाइम्स? 10 टू द पावर -4 एट 220 वोल्ट। कितना आसान है, बोलो, ठीक है ना? क्यों नहीं लिख पाए आप लोग? काहे नहीं लिख पाए, बोलो। क्या हुआ, कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे आपके? मेरी आवाज तो आ रही है आप तक? अच्छा, यहां बफर हो रहा है, मोबाइल में कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, इधर आ रहा है। बफरिंग हो रही है क्या? थोड़ा सा वेट करो फिर। चलो चेक करता हूं कुछ और। अभी भी हो रहा है क्या, देखो। अभी भी हो रहा है क्या? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नहीं हो रहा, ठीक है।
देखिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल द वाटर। पानी को उबालने में हीटर कितना टाइम लेगा, ये पिछले टर्म पर बताया था मैंने आपको। अगर याद हो तो मैं फिर इसको छोड़ दूं, नहीं बताऊं। समझ गए थे पिछले टर्म पर? अगर याद नहीं है तो फिर बताना पड़ेगा। दोबारा बताऊं क्या? बोलो। देखिए क्या होता है, ये हमारे पास एक ये हीटर है और इस हीटर पर हमने एक ये कंटेनर रख दिया, उसमें ये पानी भर दिया। ठीक है, तो ये पानी कितनी देर में उबल जाएगा ये पूछा है, तो वो टाइम निकालना होता है। तो क्या होता है, ये कंटेनर को ये हीटर हीट देता है और हम आइडियल कंडीशन माने तो ये जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है पूरी कंटेनर को मिल रही है और कंटेनर के अंदर भरा हुआ वाटर को पूरी हीट मिल रही है। तो कितनी हीट मिलेगी? H इक्वल टू, चलो डायरेक्ट थोड़ा सा कर देता हूं मैं, H इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, यही मिलेगी। ठीक है, और ये हीट देगा कौन? ये हीट देगा हीटर। तो वो हीटर की हीट कैसे लेंगे? H इक्वल टू P इंटू टी से। पावर इक्वल टू H/T होता है तो H इक्वल टू P इंटू टी। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या ये है कि जो P इंटू टी होता है ये जूल है और ये ऊपर होता है कैलोरी। तो हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दोनों H को बराबर करें और एक ही यूनिट करें तो P इंटू टी बराबर फिर J से मल्टीप्लाई करना पड़ता है MS डेल्टा थीटा। ये कैलोरी था, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये कैलोरी में और ये जूल में है। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें J से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हम जानते हैं, 11th में पढ़ा था, जिसकी वैल्यू J की वैल्यू क्या होती है? 4.2। तो यहां से टाइम निकाला जा सकता है। तो T इक्वल टू निकला J MS डेल्टा थीटा डिवाइड बाय P। एक फॉर्मूला तो हमारा ये काम का है जो लगेगा। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, इस P की जगह हम V²/R ले सकते हैं। अब इसमें अगर कहीं जरूरत पड़े तो S वाटर के केस में आप 1000 ले लेना। ठीक है, 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है और J की वैल्यू क्या होती है? 4.2। ये जहां जरूरत पड़े 4.2 या 4.18। ठीक है, अब ये जो P दिया हुआ है आप देख रहे हैं P, इस P को मैं और क्या लिख सकता हूं? तो अगली स्लाइड में लिखता हूं टाइम इक्वल टू J MS डेल्टा थीटा अपॉन P को मैं V²/R लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये मैंने लिख दिया V²/R। ये R चला गया ऊपर और ये सब अगर कांस्टेंट हो तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे सीधे रेजिस्टेंस आता है। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आपको बोला जाए, क्या बोला जाए कि ये हमारे पास, जैसे पिछले टर्म पर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने कि एक मेरे पास ये हीटर है। अच्छा, पिछले टर्म के क्वेश्चन आपने किए थे क्या? तो फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे क्योंकि आज बस फिनिश करना है क्वेश्चंस पे। तो यहां पर ये थ्योरी हो गई है। और एक थ्योरी अगर आपको पिछले टर्म पर पावर सप्लाइड बाय बैटरी, ये मैंने करवा दी हो, पावर सप्लाइड बाय बैटरी करवा दी थी। ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो गया, टाइम रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगली हेडिंग जरा बताओ, ये हो गई, मुझे लगता है हो गई थी, सप्लाइड बाय बैटरी। जल्दी से कमेंट करो, पावर सप्लाइड बाय बैटरी ये हो गया था क्या? जल्दी से बताओ। जैसे मैक्सिमम पावर P मैक्स इक्वल टू E²/4R था, ऐसा कुछ हो गया था? जल्दी से बताओ। करवा दिया था ना? करवा दिया था। तो फिर क्वेश्चन पर आते हैं।
करवा दिया था, यस और नो बोलो। ये जानते हैं पी मैक्स, आज ये कमेंट्स ओके करवा दिया था ना, ठीक है, फिर ठीक है। अंकुश नहीं करवाया था, P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर 4R, पिछले टर्न पर जो रिकॉर्डेड क्लास थी उसमें। जल्दी बोलो यस और नो। कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, जल्दी बोलो। चलो फिर करवाऊं क्या, मैं करवा दूं? चलो फिर करवा देता हूं। पावर सप्लाइड बाय बैटरी, एक 5 लाइव में नहीं हुआ था, वीडियो में तो था। हाँ तो वही तो वीडियो में ही तो कह रहा हूं, वीडियो में तो समझ में तो आ गया था ना। करवाऊं क्या, दोबारा करवाऊं क्या, बोलो। चलो जल्दी से बोलो यस और नो। किसके लिए दोबारा करवाऊं क्या, रिपीट करूं? रिपीट के लिए बोलो यस और नो। अरे यार इतने टाइम में तो मैं करवा ही देता। चलो देखो, आप लोग जितनी देर में कमेंट करोगे इतनी देर में करवा, जल्दी से करवा देता हूं। जल्दी से आप लोग जवाब देना। आप पावर सप्लाइड बाय बैटरी, ये मेरे पास एक बैटरी है, 5 पॉइंट हैं इसके, सुनिएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। इसके साथ इसका ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, रिपीट कर रहा हूं, ओके। ये ई एक हमारे पास बैटरी है या सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया है बच्चों। अब आ जाओ एक एक पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। करंट कितनी देगा ये सेल, कितनी करंट सप्लाई करेगा, ये करंट कितनी सप्लाई करेगा, मन में सोचते जाओ, लिखना चाहो तो लिखते जाओ। आई इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर, इतनी करंट सप्लाई करेगा, ओके। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगी, कोई पूछे मैक्सिमम, ये सेल, ये सर्किट बना हुआ है, ये सेल मैक्सिमम करंट कितनी सप्लाई करेगा, तो मैक्सिमम करंट कितनी और कब सप्लाई करेगा। देखिए हम क्या चेंज करें इस सर्किट में जिससे कि करंट मैक्सिमम हो जाए, तो क्या हम स्मॉल आर को चेंज कर सकते हैं? नहीं, जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या चेंज कर सकते हैं, जो बाहर का जो रेजिस्टेंस है इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगभग 0 ले लूं, लगभग 0 मतलब सीधा तार लगा दूं, तो सीधा तार लगा दूंगा तो आर को 0 लिखूंगा, तो ई बाय स्मॉल आर जो आएगा ये मैक्सिमम करंट होगी। ये कितनी होगी बच्चों, मैक्सिमम करंट। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। यानी सेल के दोनों टर्मिनल आपस में जोड़ दिए आपने तो एकदम स्पार्किंग टाइप की होगी। स्पार्किंग क्यों होती है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो हो जाती है, वो स्पार्क करती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगी ई बाय स्मॉल आर। तो ध्यान रखिए, एक सेल है उससे बाहर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसकी वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो फिर मैक्सिमम करंट वो सेल देता है। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट बच्चों ये है पावर अक्रॉस आर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितनी होगी, पावर अक्रॉस कैपिटल आर, पावर अक्रॉस आर ये कितनी होगी। तो पावर एक्सटर्नल इक्वल टू कितनी हुई, ये होती है आई स्क्वायर आर। पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर कितनी हुई, आई स्क्वायर आर। और आई की वैल्यू कितनी है ये ऊपर से उठा के लिख दो, ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो आई को क्या लिख दिया, ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ठीक है।
ये हुई पावर कौन सी, एक्सटर्नल, ये आर में पावर। और तीसरा होता है पावर अक्रॉस स्मॉल आर, पावर अक्रॉस स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस में कितनी पावर है, तो पावर इंटरनल रेजिस्टेंस में। वो कैसे आएगी, वो भी यही आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। आई की वैल्यू यही है ई बाय कैपिटल आर इंटू प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, जल्दी से नोट करो। तीसरा पॉइंट नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, अब कोई पूछे टोटल पावर कितनी है, देखो ये तो हुई एक्सटर्नल में जो पावर डेवलप होगी, ये वाली हुई तीसरे नंबर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस में पावर डेवलप होगी। टोटल बैटरी ने कितनी पावर दी, तो टोटल, चौथा पॉइंट ले लेते हैं, टोटल बैटरी जो पावर देगी पीटी जिसको कहते हैं पीटी, वो होगी, इसी से ले सकते हो भी स्क्वायर बाई आर, फार्मूला लगा लो, भी क्या था ई, और टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर प्लस स्मॉल आर। तो ये कौन सी पावर हुई, टोटल पावर, टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पीटी, टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी। ये क्लियर हुआ, टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी। ठीक है, बोलो टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितनी हुई, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। लक्ष्य कहां चला गया, ओके गॉट इट। और जो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट्स करो। तो ये फोर्थ हो गया ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। और ये वो पावर होती है जिस पर, या वो रेट होती है जिस पर केमिकल एनर्जी बैटरी की कंज्यूम होती है, जिस रेट पर बैटरी की केमिकल एनर्जी। वेट वेट, वेट करो वेट। चलिए अब कुछ सही हुआ। तो हम बात कर रहे थे टोटल पावर की ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, और इसको मैंने कहा दिस इज द रेट, लिख लीजिए दिस इज द रेट, दिस इज द रेट at which
केमिकल एनर्जी लिख लीजिए, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी कंज्यूम्ड। टोटल पावर का मतलब क्या है? टोटल पावर का मतलब है कि वो रेट जिस पर केमिकल एनर्जी बैटरी की कंज्यूम होती है। टोटल पावर का मतलब वो रेट जिस पर बैटरी की टोटल एनर्जी, टोटल केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, इसको मिटा दूं क्या, आगे बढ़ूं? ये चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट लूं जो लास्ट पॉइंट है। चलिए फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम ये लिखना चाहेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू कैपिटल आर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू कैपिटल आर। कैपिटल आर को मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी? तो पावर एक्सटर्नल थी कितनी? पावर एक्सटर्नल थी E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यही थी। बस पावर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यहां कैपिटल आर आएगा और कुछ नहीं है। इंटरनल की बात करेंगे तो यहां स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनो, जब ये पावर एक्सटर्नल मैक्सिमम चाहिए तो वो मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरम लगा दो। डीपी एक्सटर्नल अपॉन अननोन कौन है, क्या चाहिए अपने को? कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए या स्मॉल आर की चाहिए? तो यहां पर जो भी अननोन है उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल कर दें और डिफरेंशियल करके उसको जीरो पुट कर दें। तो अब मैं कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा इसको डिफरेंशिएट करके, तो बच्चों मेरे पास स्मॉल आर इक्वल टू मिलेगा कैपिटल आर। इसको याद रखना है कि मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल सर्किट को तब ट्रांसफर होती है जब उस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हो जाता है बच्चों? इक्वल हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अब देखें कितनी एक्सटर्नल पावर होगी। देखो ये जहां जहां स्मॉल आर है या कैपिटल आर है वहां स्मॉल आर लिख दो। तो ई स्क्वायर बाई ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, 2r हो गया। 2r का स्क्वायर क्या हुआ? 4r स्क्वायर। और यहां भी कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख दो, तो एक आर कट गया। तो देखो P एक्सटर्नल बराबर कितनी आई, और वो भी मैक्सिमम। P मैक्सिमम कितनी आई? ई स्क्वायर बाई 4r। समझ रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कि जो एक्सटर्नल सर्किट है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको पावर मैक्सिमम तब ट्रांसफर होगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाते हैं। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इक्वल हो जाएगा इंटरनल के, तो उस केस में P एक्सटर्नल निकलेगी ई स्क्वायर बाई 4r। कितनी निकलेगी? ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, और r चाहे स्मॉल r लिखो या कैपिटल R, जो भी आपको दिया हो वो लिख सकते। ठीक है बच्चों, लेकिन इस समय टोटल पावर कितनी होगी इस समय? बट एट दिस टाइम टोटल पावर जो PT थी कितनी? टोटल पावर किसी को ध्यान आ रहा है टोटल कितनी थी? ई स्क्वायर बाय कितनी थी? R प्लस स्मॉल आर, और R की जगह स्मॉल आर ही लिख दो। तो कितना हो गया? ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है बच्चों, और P एक्सटर्नल की मैक्सिमम कितनी थी वो हमने निकाली, ई स्क्वायर बाई 4r। अब जरा दोनों को जरा कंपेयर तो करो, क्या आ रहा है? दोनों कंपेयर करें तो क्या दिमाग चल रहा है कि बैटरी टोटल इतनी देती है लेकिन पहुंचती इतनी है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल को आधी ही पहुंचती है। बैटरी पूरी ताकत लगा ले अपनी, कुछ भी कर ले, बैटरी के द्वारा जो दी जाने वाली पावर है उसकी केवल आधी 50% ही एक्सटर्नल को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि एफिशिएंसी ऑफ सेल मैक्सिमम कितनी होती है, कोई पूछे तो 50% होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी
मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सेल और बैटरी कितनी होती है? ओनली 50%। 50% से ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी सेल की, किसी भी बैटरी की हो ही नहीं सकती। बैटरी टोटल पावर की 1/2 ही मैक्सिमम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर पाती है। मेरे ख्याल से यह बात अब समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की थ्योरी व्योरी सब खत्म हो गई। ठीक है, अब आप जितने न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो लगाइए, और एक शीट मैंने आपको दी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। उसके कुछ क्वेश्चंस अगर आपने लगाए हों तो मुझे बताएं कौन कौन से हमने लगा लिए या कौन कौन से नहीं बने, या मैं अपने मन से कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस उसके करा दूं जिससे कि बाकी के आप सॉल्व कर सकें। और संडे को जो हम 1 बजे क्लास लेने वाले हैं, उसमें फिर हम डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें कि आज की शीट का और करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है उन सब का डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। आप नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, मैं करता जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो मैं तो 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना, तो मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको करना है। अब चलो अब आ जाते हैं हम, कहां गया, उस पर शीट पर। अब मुझे शीट ढूंढनी पड़ेगी। ये रही शीट, हाँ मिल गई। यस, देख पा रहे हैं आप? चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर अगर आपने सॉल्व किए हो तो जल्दी से बताओ कौन सा करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है सभी ने? नहीं दिख रहा तो बड़ा कर देता हूं थोड़ा और। पहला है, देखो, इन शोन एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द लैंप्स, नहीं किया तो अभी करते जाओ, लैंप्स L1 एंड L2 आर प्रॉपरली लिट। L1 और L2 तो प्रॉपरली लिट है, बट L3 इज नॉट। L3 प्रॉपरली लिट नहीं है, प्रॉपरली लाइट नहीं दे रहा। तो दिस पॉसिबल रीजन माइट बी दैट, कौन सा होगा? देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये है अब मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। L1 एंड L2, L1 L2 प्रॉपरली लिट है, L1 L2 अच्छी तरीके से जल रहे हैं, बढ़िया जल रहे हैं, और L3 उतना अच्छा नहीं जल रहा। तो इसका मतलब क्या है? जल्दी से आंसर दो। फिलामेंट टूट गया है। अनन्या तूने ज्यादा सोच लिया। फिलामेंट टूट जाएगा तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। देखो सीरीज में तो करंट फ्लो होगी ही नहीं, तो फिर बल्ब जलेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं L3 इज नॉट। L3 इज नॉट मतलब L3 इज नॉट मतलब L3 जल नहीं रहा है, ये नहीं कह रहा वो। L3 प्रॉपरली लिट नहीं है, कम जल रहा है। L3 प्रॉपरली लिट नहीं है, कम जल रहा है, ऐसा सोचो। जल तो रहा है, मतलब वो लाइट तो दे रहा है, लेकिन L1 L2 के कंपैरिजन में कम लाइट दे रहा है। अब सोचो जरा, ठीक है? अब दोबारा सोचो जल्दी से। फिलामेंट ऑफ L3 इज हाई रेजिस्टिव, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा है क्या? ठीक है।
इट एक्सेप्ट्स नेग्लिजिबल करंट, ये इसमें से कम करंट फ्लो होती है, ऐसा है क्या? सेकंड, इट ड्रॉज हैवी करंट बट इट्स फिलामेंट रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, इट्स फिलामेंट इज ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इट ड्रॉज सेम करंट एज अदर्स डू। जल्दी से बोलो, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके। आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए तीनों बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं, जल्दी से बताओ। तीनों बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं, जल्दी से बताओ। नहीं दिख रहा हो तो देखो, बड़ा कितना बड़ा कर दिया है मैंने। तीनों बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं, जल्दी से बोलो। सीरीज या पैरेलल? तीनों, तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज कनेक्टेड है। और सीरीज में जब कनेक्टेड हैं, ध्यान से सुनना, जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या सेम होगा? सीरीज में करंट सेम होगी, यानी तीनों बल्बों में आई जो है वो करंट सेम फ्लो होगी बच्चों, ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, बताओ। ए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? फिलामेंट L3 इज हाईली रेजिस्टिव, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर सोचो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट सेम है, और तो इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? I स्क्वायर RT, I सेम, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो गया। अगर R ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो फिर L3 तो ज्यादा ग्लो करना चाहिए, L3 को ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, L3 को ही ज्यादा चमकना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि L3 कम चमक रहा है, कम लाइट दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि R का रेजिस्टेंस, ये L3 का रेजिस्टेंस कम होगा, तभी जाकर के हीट वो कम देगा। हीट कम देगा तो चमकेगा भी कम, इसलिए इसका आंसर हुआ बच्चों डी दिल्ली। आप लोगों ने सही नहीं बताया। ये बात क्लियर हुई? बोलो, पहला ऑप्शन क्लियर, पहला आंसर क्लियर हुआ? अरे सिंपल बात है, डी में क्या दिया है? इट्स फिलामेंट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कम है। इट ड्रॉज सेम करंट, यहां तो पता चल गया कि सेम करंट क्यों ड्रॉ करेंगे। सेम करंट इसलिए ड्रॉ करेंगे, सीरीज में है, और करंट सेम होती है तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, पता है। और H जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा, और H कम होगा तो ग्लो कम करेगा। यानी ये पहले क्वेश्चन में कहा है कि L1 L2 के कंपैरिजन में L3 कम ग्लो हो रहा है, कम लिट हो रहा है। कम लिट हो रहा है तो H कम होना चाहिए, H कम होना चाहिए तो रेजिस्टेंस भी कम ही होना चाहिए। हाँ, डी सही है। अच्छा, किसने बोला था? पूर्वी ने सही बोला था, सही है। तो पूर्वी का बिल्कुल सही है। तो तेरे, अच्छा हाँ, कहाँ है पूर्वी का कमेंट? इसमें कहाँ आया? अच्छा, तेरा आया नहीं, पूर्वी का सही है। चलो अब आ जाओ सेकंड वाला, जल्दी से बताओ, सेकंड वाला बताना। अ फ्यूज वायर, fuse is of 15 ampere, it dissipates maximum 33.75 watt, then its resistance। देखो, फ्यूज वायर 15 एम्पियर का है और ये अधिकतम मैक्सिमम 33.75 वाट पावर को खर्च करता है, तो उस फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कितना है? बताओ जल्दी से, कितना रेजिस्टेंस है? ये है फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कितना है, जल्दी से बोलो। R इक्वल टू ये लगा लो, V हिंट देता हूं मैं, P इक्वल टू VI, लेकिन V तो दिया ही नहीं है। I और ये दिए हैं, तो P बराबर क्या लगा दो? I स्क्वायर R फार्मूला लगाओ, P इक्वल टू I स्क्वायर R। निकालो जल्दी से, क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। हिंट मैंने दे दी, करें आप निकाल के आप बताओ। P इक्वल टू I स्क्वायर R, जल्दी से कमेंट्स में लिखो। अंकुश बता रहा है बी बॉम्बे, बी बॉम्बे मतलब 0.15, और इसका आंसर बिल्कुल सही है, 0.15 इज करेक्ट। ठीक है, 0.15 इज करेक्ट।
सबका आ गया? यस। अब आ जाओ जल्दी से थर्ड में क्या बोला? अ बल्ब इज रेटेड 60 वॉट, ठीक है, एंड 220 वोल्ट व्हेन इंस्टॉल्ड ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, देन पॉइंट आउट द इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। उसने कहा एक 60 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट का, इसको 220 वोल्ट पर ही लगाया गया, तो इनकंसिस्टेंट यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है? बोलो जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है इट्स फिलामेंट रेजिस्टेंस इज नियरली 807 ओम एंड करंट ड्रॉन इज 3/11 एम्पियर। सेकंड, इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल पावर एट rate 60 joule per second and generate heat plus light at an equal rate. Third, with the passage of time after switching, the temperature initially increases for few moments and then becomes maximum constant. D, none. बोलो क्या आ रहा है? एक काम करें, क्योंकि इनको सॉल्व करने में आपको बहुत समय लग रहा है अभी, तो वैसे तो मैंने कल ये शीट पूरी आपको अपलोड कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने की नहीं है, क्योंकि आप पहला आंसर ही नहीं बता पा रहे थे, सेकंड भी नहीं बता पा रहे। तो प्लीज़ पहले आप इनको सॉल्व कर लें, ठीक है, आज सॉल्व कर लो। और जो बच्चे सॉल्व कर लें वो मुझे व्हाट्सएप पर या नीट1 ऐप पर पर्सनली कमेंट करेंगे कि सर हमने कर ली है, ठीक है। अगर आपने कर ली है तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस आपको सेंड कर दूंगा। आप चाहें 1 घंटे बाद कर लें, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा इसको सॉल्व करने में। आप क्लास के बाद अभी 7 बजने वाले हैं, 7:15 से 8:15 दे देंगे घर पे, या 8 से 9 दे देंगे, या 9 से 10 दे देंगे, तो 100% ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस पूरे शीट को आप पहले सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व कर लो तो मुझे बोलो कि सर मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको इस शीट के आंसर दे दूंगा, आंसर और विद सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। फिर उनसे मिलाइए, उनसे खुद से खोजिए आंसर, सॉल्यूशंस खोजिए, कहाँ पर हमारी गलती हुई है। उसमें भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है संडे को 1 बजे हम उनको डिस्कस करेंगे, और आप पहले, अगर आप मुझे पहले से ही बता देंगे कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं बने, तो आसानी से मैं आपको सबसे पहले वही करा दूंगा, जिससे कि समय खराब नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर जो आप लोग बता रहे हो, मैं देख लेता हूं। आप लोग बता रहे हो सी, अंकुश सी, अनन्या सी, और इसका सी में क्या दिया है, एक एक करके सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो 3/11 एम्पियर करंट आई जाएगी, और ये 807 रेजिस्टेंस भी लगभग आ जाएगा, ये तो सही है। सेकंड वाला जो है इट कंज्यूम पावर कितनी है, 60 जूल पर सेकेंड। तो 60 जूल पर सेकेंड ये पावर आ रही है क्या, ये आपको निकालना पड़ेगा। और एंड जनरेट एट एन इक्वल रेट, मतलब जितनी हीट वो कंज्यूम कर रहा है उतनी ही एनर्जी कंजर्वेशन से लाइट और हीट में प्रोड्यूस होगी। तो बी तो सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी की बात करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ी देर बाद, स्विच ऑन करने के थोड़ी देर बाद, टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीजेज फॉर ए फ्यू मोमेंट एंड मैक्सिमम हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चों ये भी सही है, ये थर्ड वाला भी सही है। क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है, जब वो हीट डेवलप करता है तो प्रारंभ में इनिशियली उसका टेम्परेचर बढ़ता ही है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक थोड़ी सी टाइम के बाद में उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। और क्यों हो जाता है, और एग्जैक्टली इक्वल टू द, इसलिए हाई हो जाता है कि जितना बढ़ना था बढ़ गया, उसके बाद और नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि फिर एटमॉस्फेयर में कुछ हीट रिलीज होने लगती है, जितना बढ़ना था बढ़ गया, जितनी हीट वो जो सिस्टम है वो हीट
अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, उसके कारण उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। अब हीट और देते जा रहे हो और देते जा रहे हो तो क्या होगा, अब एक्स्ट्रा हीट क्या होगा, वो अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो एक्स्ट्रा हीट वो सिस्टम जो एटमॉस्फेयर है उसको रिलीज करेगा। तो जितनी एक्स्ट्रा बनेगी उससे टेम्परेचर राइज हुआ नहीं, वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ गई, एटमॉस्फेयर को चली गई। तो अब ये इक्विलिब्रियम टाइप का आ जाएगा कि जितनी एक्स्ट्रा आ रही है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो एटमॉस्फेयर को रिलीज हो रही है, इसलिए टेम्परेचर जितना बढ़ना था बढ़ गया और वो बढ़ करके कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका सी भी सही है, इसका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे डी, नन। ठीक है बच्चों, और बोलो। फिर से ये नेट भी आज गड़बड़ कर रहा है। हाँ, 24 क्वेश्चन की शीट है ना बच्चों, तो देखो ये 24 क्वेश्चन की शीट है, 24 क्यों, 28 क्वेश्चन की शीट है। तो ये 28 क्वेश्चन आज आप लगा लो, ठीक है। आज का टाइम है आपके पास, कल का टाइम है, और जिन जिन बच्चों की शीट ये होती जाए मुझे कमेंट्स में लिखिए कि सर हमने सॉल्व कर ली है, और सॉल्व कर लिया तो फिर मैं आपको उसके पूरे आंसर और सॉल्यूशन दे दूंगा, उनको एक एक करके करो और टिक करिए कौन कौन से नहीं बने हैं, सॉल्यूशन में भी देख के फिर हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, संडे को 1 बजे। और जिन्होंने नहीं की होगी मैं कल शाम को उन सबके यहाँ पर फोन लगाऊंगा, ठीक है, या यहाँ पर स्टाफ मेंबर से फोन लगवाऊंगा कि सब मेरे से बात करें, पेरेंट्स से बात करूंगा कि ये शीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको शीट करनी ही है, कल तक कर लो, फिर से वार्निंग दे रहा हूं मैं, कल शाम तक हो जानी चाहिए। कल 5 बजे से मैं आपके जो नीट1 ऐप पर जुड़े हुए हैं, जो उन सब को बाहर के स्टूडेंट्स जुड़े हैं, वो बाहर वाला बैच अलग है टोटल, ये ग्वालियर वाले बैच के उन दोनों बच्चों को, क्योंकि दोनों बैच में ये लाइव होता है एक साथ, एक तो ग्वालियर बैच में और जो बाहर से जुड़े हुए हैं वो दूसरा बैच है, उस बैच में सभी को मैं आपको सबको वार्न कर रहा हूँ, सब जो है कल शाम तक कर लो, 5 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, 5 बजे के बाद मैं फिर कॉल करूँगा सभी को, ठीक है, घर पे कॉल करूँगा कि आपने शीट की या नहीं की, उसके पहले ही मुझे बता देना। और हम संडे को फिर डिस्कस करेंगे, एक तो शीट के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स वो जो रह गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी भी कर लो, इसको भी कर लो, तभी पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है, इतना कर लो। अगले संडे का टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अभी इस संडे को नहीं, अगले संडे का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सुनो जल्दी से, वो है कैपेसिटेंस प्लस करंट प्लस हीटिंग, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। कैपेसिटेंस, करंट और हीटिंग, ये तीनों का मिलाकर के टेस्ट, पहला और मिला दूं क्या, अब सारे फिर तो 4 चैप्टर जो हो गए अपने, तो पहला भी मिला ही देता हूं। अगले संडे के लिए एक बड़ा टेस्ट लेते हैं, बड़ा मतलब 45 टेस्ट, 45 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटेंस प्लस करंट प्लस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, चारों चैप्टर का टेस्ट होगा अगले संडे को, ठीक है। और अगले संडे को मतलब ये होगा आपका 23 तारीख को, ठीक है, 23 अगस्त, ठीक है, सब तैयार है ना, 23 अगस्त, ये ठीक है। कल क्लास नहीं ले रहा मैं, कल सैटरडे है, परसों क्लास होगी संडे को 1 बजे, ठीक है, परसों क्लास होगी संडे को 1 बजे, आप सब लोग तैयार रहें। और ये सारी ये शीट जो मैंने दी हुई है, ये शीट को कंप्लीट कर लेना,
और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को, करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लेना। इन दोनों का डिस्कशन होगा 1 बजे, ठीक है। और ये डिस्कशन उसके 1 बजे के उसी समय होगा, लाइव होगा, इसलिए उसको जरूर देखना। उसके बाद अवेलेबल नहीं होगी आपको क्लास, वो फिर रोक देंगे उसको, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगी, ध्यान देना। आप लोग क्या करते हो कि उस समय नहीं देखते जिस समय क्लास चल रही है, इसलिए वो क्लास, संडे वाली क्लास उसी समय अवेलेबल होगी। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी और 2 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो ज़्यादा समय लगेगा। आप लोग अगर पहले से ज़्यादा कर लोगे तो फिर कम समय लगेगा, नहीं तो फिर सारे मुझे ही कराने पड़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़े प्रॉब्लम्स ही बताने पड़े, अगर आपने सब कर लिए तो फिर तो आधा 1 घंटे में ही हो जाएगी। टाइमिंग्स वही 11 बजे जो अपन लेते हैं अनन्या, है ना, 11 बजे या 12 बजे जो भी है वो अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे, वैसे तो 11 बजे ही है। तो ठीक है ना। एक बजे क्लास है। चलो फिर अगर नहीं हो पाया तो तुम्हें अलग से उसकी लिंक भेज देंगे, ठीक है। आप अगर किसी की कोई क्लास है तो मुझे उसमें आप बता देना कि सर हमारी क्लास है, तो मैं कंफर्म कर लूंगा उस टीचर से कि वाकई में क्लास है कि नहीं है, या वैसे ही बहाने बना रहा है। अगर क्लास होगी तो फिर मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो दोबारा अलग से देख लेना, ठीक है। तो पर अपन मिलते हैं संडे को कितने बजे? 1 बजे, 1 PM।